हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल्स। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। दिस वीडियो इज़ फॉर बीए 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स जो कि हिंदी के स्टूडेंट है। ये आपका पेपर 2 है। याद रखिएगा, आपको इस बार पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का पेपर सेपरेट देना है। तो जो पेपर 1 है उस जो पेपर 2 है उसमें आपको काव्य पढ़ना है, राष्ट्रीय गीत पढ़ना है। तो हमारी ये 4th यूनिट का जो पहला जो कवि हैं उनको जयशंकर प्रसाद जी हैं। उनके हम 2 पोएम्स को डिस्कस करेंगे। एक प्रायः गीत है जो कि हिमाद्री तुंग श्रृंग है, और दूसरा है हमारा अरुण यह मधुमय देश हमारा। ठीक है, ये तो आपने सुना भी होगा, हम छोटे पे इसे पढ़ भी चुके हैं और हमें बस प्रायः गीत पढ़ना है। तो हम दोनों ही आज इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रसाद जी के बारे में जान लेंगे। जो प्रसाद जी हैं वो जो छायावाद है उसके प्रवर्तक के रूप में उनका नाम हमेशा आगे रहता है। हिंदी साहित्य को कामायनी जैसे महाकाव्य देने का काम इन्होंने किया है, जिसकी वजह से जो हिंदी का जो सिर है वो गौरव से ऊंचा हो गया है। इतने सारे जो कवि हैं हमारे, जयशंकर प्रसाद को ले लीजिए, भारतेंदु को ले लीजिए, ऐसे बहुत से ऐसे लेखक हैं जो भारत को लेकर लिखते हैं, जो हिंदी को लेकर लिखते हैं और हिंदी का मान और गौरव बढ़ाने का अपना पूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, इनका जन्म काशी में वैश्य परिवार में हुआ और 1889 में इनका जो है 1889 में उनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में स्वर्गवासी हो गए। इनका जो बर्थ डेट था वो 1889 था। उनके जो पिता थे, उनके जो बड़े भाई थे, ये दोनों उनका देहांत हो गया था और अल्प अवस्था में ही, जो वो छोटे थे तभी उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ था वो थोड़ा सा, उनके लाइफ में जो जितना लाड प्यार था उनके अल्प अवस्था में, वो सारी चीज़ें उनको वहन करना पड़ा। उनका सारा भार जो है वो उठाना पड़ा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप छोटे होते हो और आपके कंधों पे जब जिम्मेदारी आ जाती है फैमिली की, तो ऑलरेडी जो छोटे से थे तो इनके पिता और इनके जो बड़े भाई थे उनका साया इनके सर पे से उठ गया। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो छोटे से ही लाड प्यार से पला बड़ा है, अब धीरे धीरे सर का घर का सारा भार इनको करना पड़ा, इनका जिम्मेदारी उठानी पड़ी इन्हें घर की। और उन्होंने स्कूल की शिक्षा छोड़कर घर पर ही इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो आपको हमें बंगाली लैंग्वेज, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश 4 तरह की लैंग्वेज जिन्हें आती थी, इन सब का ज्ञान इन्होंने घर पे रह के पढ़ाई की है। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी उन्होंने अपने अंदर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। जैसे कि ये वैश्य थे, तो स्पेसिफिकली हमारे जो कास्ट सिस्टम है उसमें रोल्स डिवाइडेड है कि अगर आप ये रोल करोगे तो आप इस जाति में आओगे, ये रोल करोगे तो वही आपकी जाति इसमें हो जाएगी। तो वो कर्म के आधार पे था। आज के ज़माने में लोग उसे बाय बर्थ इसको समझते हैं और ये चीज़ गलत भी है। हालांकि ये कर्म के भाव में था। अगर मैं कर्म कर रही हूँ पढ़ाने का, पढ़ने का, और मैं अगर पंडित हूँ और वही सेम काम में अगर वॉरियर बन जाती हूँ तो मैं क्षत्रिय हो जाऊंगी, तो ऐसे ही वैश्य और शूद्र सेम वैसे ही था। ठीक है, इन्होंने अपनी पैतृक कार्य तो किया ही किया, साथ ही साथ इन्होंने अपने अंदर के जो कवि थे, जो काव्य की जो प्रेरणा थी, उसको कभी भी मरने नहीं दिया, हमेशा जीवंत रखा। उनके मन भाव जगत के पुष्प चुनता, जिसे वे दुकान के बही के पन्नों पर सजा दिया करते थे। ठीक है, तो बेसिकली जो है इसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना जो उनके जो पूर्वज जो काम करते आ रहे थे उन्होंने भी वही सेम काम किया था, लेकिन इनका मन जो था वो लेखनी की तरफ ज़्यादा आकर्षित था। ठीक है, उनका जीवन बहुत सरल था, सभी सम्मेलनों की भीड़ से वो दूर ही रहा करते थे। यानी बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन पसंद नहीं थी। बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार व शिव के उपासक थे, यानी किसकी पूजा करते थे? शिव जी की पूजा अर्चना करते थे। कामायनी जो है इनकी बहुत ही फेमस महाकाव्य है, छायावाद काव्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। आप आई थिंक ये वाला कामायनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 2nd सेमेस्टर में भी आया है और इस बार आपके सिलेबस का पार्ट भी है। तो भले ही वो गीत है लेकिन 2 नंबर में कुछ भी पूछेगा। तो याद रखिएगा, कामायनी को ही छायावाद काव्य का कीर्ति स्तंभ माना गया है। ठीक है, और इन्होंने मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको ये भी मिला है कामायनी पर, उनको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने। तो बेसिकली इनको अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, तो इनको किसकी वजह से मिला था? जो
मंगला प्रसाद पुरस्कार है तो वो इनकी कमाई की वजह से मिला था। ठीक है। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजक्षमता से पीड़ित होने के कारण 14 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की अल्पायु में ही, यानी इनका भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं था। भारतेंदु जी भी बहुत कम समय के लिए थे। आप उनका भी जीवन काल देखोगे तो आई थिंक 32 है क्या, शायद 32 या 34, इतने पे उनका भी देहांत हो गया था। और इसमें देखोगे तो ये भी जो है 48 वर्ष की इतनी ही इनकी आयु थी और फिर उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाओं में हम देखेंगे बहुत सारी, इन्होंने 27 कृतियों की रचना की है। ठीक है। जिनमें से प्रमुख जो है इस प्रकार है। कमायनी, जिन्हें मैं अभी बताया कि वो क्या है, छायावाद का कीर्ति स्तंभ माना गया है। चित्रधार, ये प्रसाद जी की काव्य संग्रह है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। झरना देख लीजिए, जो कविताओं का संग्रह है। उसके बाद प्रसाद जी ने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और उसके बाद है कामना, एक घूट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अज्ञात शत्रु, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। और उनके उपन्यास में आ जाएगा कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अपूर्ण रचना, यानी ये नहीं कंप्लीट कर पाए थे, ये लिख रहे थे एंड वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने बहुत सारे कहानी संग्रह की अगर हम बात करेंगे तो प्रसाद जी उत्कृष्ट कहानीकार थे। उन्होंने कहानी के नाम पे आकाशदीप लिखा है, आंधी लिखा है, इंद्रजाल लिखा है और प्रतिध्वनि लिखा है, इस तरीके की चीज़ें। और निबंध भी उन्होंने लिखा है, कला और काव्य और कला इनका निबंध है। तो इस तरीके के उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने हिंदी का गौरव बढ़ाने की कोशिश की गई है। ठीक है। अपना पूरा जीवन हिंदी के लिए समर्पित किया है। अब आप देख लीजिए, इनका प्रायः गीत जो है हिमाद्री तुंग श्रृंग है। तो इसमें जो हमें आई थिंक हमारा 2 ही पैरा इसमें दिया हुआ है, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आप देख लीजिए इसमें आप कैसे लिखेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के गीत प्रायः गीत से ली गई हैं। इसमें प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रसंग में गांधार के समावेश सैनिकों को उद्बोधित करते हुए राजकुमारी अलका, जिसमें देश और जाति के लिए बलिदान का प्रबल भाव है, प्रस्तुत गीत गाती हैं और कर्तव्य को याद कराते हुए समय समय पर उनका मनोबल ऊंचा करती हुई उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये जो गीत है ये कौन गा रहा है, इसमें ये गीत जो है राजकुमारी अलका गा रही हैं, जो क्या करती हैं, इस गीत को गाकर वो लोगों को उनका कर्तव्य याद दिलाती हैं, उनका मनोबल ऊंचा करती हैं और देश के लिए अपना जो बलिदान का जो भाव है उसको प्रबल करने के लिए ये गीत वो प्रस्तुत गाती हैं। तो व्याख्या देख लीजिए। पर्वतराज हिमालय के ऊंचे शिखरों से ज्ञान व पवित्रता की मूर्ति देवी सरस्वती, जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है, स्वतंत्रता का प्रतिरूप है, प्रत्येक भारतवासी से पुकार कर कहती रहती हैं कि तुम न केवल साहसी वीर और अमरों की संतान हो, देव जाति के रक्त से उत्पन्न कालजयी हो, वरन अपने निश्चित पर अडिग रहने वाले हो। बेसिकली यहाँ पे हमको डिस्क्राइब की जा रही है कि हम क्या है, हम वीरों की संतानें हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो वीर हैं, हमारे पूर्वज शिवाजी हैं, हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप हैं, हमारे ही तो पूर्वज हैं वो लोग। हमारे इतने अच्छे अच्छे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपना शीश काट कर इस धरती के लिए चढ़ाया है, अपने खून का बलिदान दिया है, अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, अपने पुत्रों की जो है पूरी आहुति दी है। तो बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम न केवल साहसी हो, वीर हो, या फिर अमर जो शहीद होने वाले की संतानें हो। अमरों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अमर बेसिकली इसको बोलेंगे, अमर की संतानें हो, देव जाति के रथ से उत्पन्न कालजयी हो, वरन अपने निश्चित पर अडिग रहने वाले हो। यानी आप अपने डिसीजन पे क्या हो, एकदम फिक्स डिसीजन है आपका, आप अडिग रहते हो। वीर पुरुष मृत्यु को भी जीत लेते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ने वाला न तो अपने मार्ग से विचलित होते हैं और ना ही पीछे हटते। यानी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक कमिटमेंट की बात की जा रही है। भारतीय आगे बढ़ जाने के बाद पीछे नहीं हटते हैं, इस बात का गवाह इतिहास भी देता है। यानी हम देखो भारतवासियों का क्या है ना सीन
कि पहले हम अपने कंट्री में सबको परमिशन दे देते हैं रहने के लिए, हम सबको एक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लोगों में तो है ही हमेशा से, इसीलिए हम हर कल्चर को अपना लेते हैं। इसीलिए इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिली है, सब डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए, यहाँ पे बस गए और हमेशा के लिए यहीं के हो गए। तो वो क्या बोले, लेकिन जब हम अपने साथ अन्याय को देखते हैं और झेलते झेलते जब उसके अगेंस्ट में एक बार खड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पीछे नहीं हटते। कर्तव्य का पवित्र मार्ग मुक्त रूप से तुम्हारे सामने स्वागत के लिए फैला हुआ है। यानी किसका मार्ग, कर्तव्य का पवित्र मार्ग, जो हमारा कर्तव्य है। एक बार सोच लो, पूर्व पुरुषों की परंपरा से अपने को मिलाकर यदि तुम अपने जातीय गौरवपूर्ण इतिहास को बनाए रखना चाहते हो तो अपने समयोचित त्याग और बलिदान के मार्ग पर बढ़ो और सफलता और सम्मान का अर्जन करो। यानी इसमें इनडायरेक्टली पूर्वज से कनेक्ट करके आपको ये बताने की कोशिश की जाए कि जैसे आपके पूर्वज अडिग थे, जैसे आपके पूर्वज में क्या था, कमिटमेंट था, उसी तरीके से आप भी सोच समझ के आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो अपने जो पुराने जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष थे जिनकी डेथ हो गई है, जो अपना जीवन उनका सर्वस्व लगा दिए इस भारत के गौरवगान को, इस भारत को जीत के लिए, तो आप उन्हीं के मार्ग पर बढ़ो। लेकिन कैसे, पहले सोच लो, फिर ही उस मार्ग पर बढ़ो और सफलता और सम्मान का अर्जन करो। यानी फिर सफलता और सम्मान आपको तो मिल ही जाएगा। अन्यथा तुम किसी भी निर्णय के लिए स्वयं हो, पर उचित कर्तव्य पालन के मार्ग पर सही चुनाव के लिए तुम श्रेष्ठ और योग्य है। बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहना चाहिए, उचित कर्तव्य के मार्ग का सही चुनाव ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ व योग्य है। यानी इस जो हमारा फर्स्ट सेकेंड लाइन दोनों को मिलाकर आप देखोगे तो उसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो हम भारत के जो निवासी हैं वो सिर्फ साहसी या वीरों की संतानें नहीं है, साथ ही साथ हमारे अंदर जो संकल्प है वो दृढ़ संकल्प है। जिस तरीके से हमारे जो पुरुष, जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, उनके मार्ग पर हम चलने जा रहे हैं। और उनके मार्ग पर चलने से पहले एक बार क्या करें, सोच लें। अपने गौरवपूर्ण इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं तो ही इस पे आगे बढ़ें, और आगे बढ़ लें। एक बार चल दिए तो पीछे मुड़ के ना देखें। अपने गौरव को लेकर हमेशा अपने गौरवगान को बनाए रखें, अपने भारत के गौरवगान को हमेशा बनाए रखें, और साथ ही साथ क्या करें, उसी बलिदान के मार्ग पर चलें और सफलता और सम्मान को अर्जित करें। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, नाद सौंदर्य एवं ओजपूर्ण इन पंक्तियों में जातीय गौरव का भी प्रचार प्रसार है। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे तो ओज गुण है, इसमें आएगा, ओज गुण से संपन्न है एकदम। और नाद सौंदर्य देखने को मिला है इसमें, ये विशेषता मैं बता रही हूँ क्योंकि जब हम 4 चीज़ें लिखते हैं ना, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, साहित्यिक विशेषता लिखते हैं, तो आप विशेष करके भी लिख सकते हैं। तो उसमें आप लिख दीजिए नाद सौंदर्य, फिर सेकंड पॉइंट डालिए ओजपूर्ण रचना, और साथ ही साथ जातीय गौरव का। बहुत बार आपको जातीय गौरव की बात आई, जैसे हम लोग राजपूतों में देखते हैं, बहुत सारे हमारी लेडी जो राजपूतानी थी वो सब कितने जाते हैं, पद्मावत का नाम देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे उस लेवल की बात की जा रही है कि हम जो हमारे वीर योद्धा हैं उनसे हम कनेक्ट करके कैसे आपको प्रस्तुत करें। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, या मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। इसमें बोल रहे हैं, पहले इन्होंने शुरुआत में सरस्वती माता को पुकारा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि पर्वतराज हिमालय के ऊंचे शिखरों से ज्ञान व पवित्रता की मूर्ति देवी सरस्वती जी अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हैं। स्वतंत्रता का क्या है, वो एक रूप है, प्रतिरूप है, और हर एक भारतवासी से पुकार कर कहती हैं कि तुम न केवल आप जो है यहाँ पे सरस्वती माता क्या कह रही हैं कि तुम न सिर्फ वीरों की संतानें हो, बल्कि तुम साहसी हो और दृढ़ निश्चय करने वाले हो, जो अपने देव जाति के रक्त से उत्पन्न अपने राह पर अडिग रहने वाले हो। हमारे जो, अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाले हैं तो आपको उस मार्ग पर विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्ग पर अगर आप दृढ़ संकल्प वाले हैं तो आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, आप तो चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यूपीएससी बहुत टफ है, हर कोई यूपीएससी कर रहा है तो यूपीएससी में स्कोप नहीं है, लेकिन अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो एक न एक दिन तो आप उसको कर ही लेंगे। आप मेरे कहने से तो नहीं रोकेंगे ना अपने आप को,
या मेरे कहने से रुक जाएंगे कि ठीक है यार यूपीएससी में तो जगह नहीं है, चलो एसएससी कर लेते हैं। फिर कोई क्या एसएससी में जगह नहीं है तो विचलित होकर फिर दूसरे में चले गए। तो दृढ़ संकल्प व्यक्तियों की ये निशानी नहीं है। ठीक है, भारतीय आगे बढ़ जाने के बाद पीछे क्या होते हैं, नहीं हटते हैं। इस बात की क्या गवाही दे रहा है, इतिहास गवाह है। ठीक है, इतिहास गवाह है। इस भारत जो भूमि में पैदा हुए जो वीर हैं वो अपने प्राण की आहुति दिए हैं। वो अपने प्राण के बारे में ना ही परिवार के बारे में सोचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस राष्ट्र प्रेम के लिए बलिदान दिए। तो वो बोल रहे हैं कि तुम उन पूर्व पुरुषों की परंपरा को अगर मिला के रखना चाहते हो तो उस रास्ते पर आगे बढ़ो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। अब नेक्स्ट देखिए, अरुण या मधुमेह देश हमारा। तो इसको अभी आप संदर्भ लिखेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता अरुण या मधुमेह देश हमारा से ली गई हैं। और इसके प्रसंग में लिखेंगे कि जो प्रस्तुत गीत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक के प्रारंभ से सेल्यूकस की पुत्री कार्नोलिया द्वारा गाया है। तो ये नाटक, ये जो 4 लाइन 5 लाइन दिख रही है आपको, एक नाटक से लिया गया है। जो भी मैंने नाटकों के नाम लिए इसमें चंद्रगुप्त से लिया गया। मैंने बहुत सारे नाटक अभी आपको दिखाए थे ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ये जो नाटक है वो कहाँ से लिया गया है, द्वितीय अंक से लिया गया है जो, और चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। प्रारंभ में सेल्यूकस की पुत्री जो है हमारी कार्नोलिया द्वारा गाया गया है। और इस गीत में उनके भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध आस्था व्यक्त की गई है। बेसिकली क्या है कि अभी यहाँ पे मैं जो पढ़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात यहाँ पे की जा रही है। जब आप टेक्स्ट थोड़ा सा जूम कर लीजिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का जो भी है वो अपने आप में ही गौरवशाली है। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा रिलीजन, हमारी लैंग्वेज, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बातचीत करने का तरीका, हम जिस तरीके से अपनी पृथ्वी से जुड़े हैं। लोग भूमि को प्रणाम करके उठते हैं, लोग सूर्यदेव को जल देते हैं। हमारे इंडिया में तो हम लोग कहीं ना कहीं पेगन भी हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ट्रीज़ की पूजा कर रहे हैं, हम नेचर बॉडीज़ की पूजा कर रहे हैं, है ना। हम सन की पूजा कर रहे हैं जो एक ल्यूमिनस बॉडी है, हम मून की पूजा भी करते हैं। तो हम तो हर चीज़ का सम्मान करते हैं। हमारे में एनिमल्स पूजनीय हैं, हर एक देवी देवताओं के साथ एक एनिमल को अटैच कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम तो हर एक तरीके से संपन्न हैं। लेकिन क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हम लोग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें फिट कर दी। आज भी लोगों की मानसिकता वहीं के वहीं अटकी है कि कोई अगर हिंदी बोलता है तो वो ही पढ़ा लिखा है पहली चीज़, और हिंदी बोल रहा है तो वो नहीं ठीक है। इंग्लिश बोल रहा है तो ही वो पढ़ा लिखा है, हिंदी बोल रहा है तो उसको नहीं आता इंग्लिश, ठीक है, उसको थोड़ा सा लोग इन्फीरियर फील करा देंगे, है ना। फिर आप देखोगे कि हम हाथ से खाते हैं, और कोई अब जो है फॉर्क आ गया, उसके बाद नाइफ से खा रहे हैं, स्पून से खा रहे हैं, चॉपस्टिक से खा रहे हैं। अब तो चॉपस्टिक भी आने लगा है, ठीक है। अभी तक तो फॉर्क था, वो तो भाई थोड़ा बहुत चल जाता था, अब चॉपस्टिक भी सीख लो, ठीक है। तो देखो, ईटिंग एटिकेट एक अपनी जगह है, लेकिन हम भी हाथ से खाते हैं, वो भी एक हमारी पहचान है कि नहीं। हमारे यहाँ का जो भी फूड है, जैसे किसी किसी जगह का पान बहुत फेमस है, किसी किसी जगह की जलेबियाँ बहुत फेमस है, किसी किसी जगह का पेठा बहुत फेमस है। हम तो हर जगह अपनी एक अलग आइडेंटिटी लेकर आए हम। लेकिन आज हम होटल में चले जाएंगे तो हमें अजीब फील होगा ना हाथ से खाने में, हमको लगेगा अरे कैसे चावल को हाथ से खा लें, तो स्पून लेंगे, फॉर्क लेंगे। तो दीज आर सम थिंग्स जो कि आज भी एक माइंडसेट में बना हुआ है। और मैं नहीं कह रही कि सामने वाले ऐसा फील करता है, कोई लोग फील नहीं भी करते तो उन्हें फील करवा दिया जाता है। तो अगर 4 लोग आपको देखने लगेंगे अगर आप किसी बड़े होटल में गए और हाथ से आपने खाना चालू कर दिया तो दीज आर सम फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं आज भी वो रिजिड मानसिकता को दिखाता है कि हम आज भी ओपन नहीं हो पाए उस चीज़ से। आज भी हम ब्रिटिशर्स हमें सिखा के चले गए कि हाथ से खा रहे हो अनसिविलाइज्ड हो, है ना। तो हम मान लें कि अनसिविलाइज्ड हैं, ऐसा नहीं है ना। तो वही चीज़ है। तो देखो, हमारे जो लेखक होते थे ना, साहित्य का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को दिखाने में, सोशल हिपोक्रेसी को दिखाने में। सबसे बड़ा अगर कोई हाथ है तो वो कवियों का है, वो लेखकों का है, वो साहित्य का है, साहित्यकारों का है, जो लिखते हैं और फिर सोसाइटी की विडंबना पे कटाक्ष करते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रेमचंद्र के फटे जूते पढ़े हैं, है ना,
उसके बाद बहुत सारे ऐसे सैटारिस्ट हैं जिनको पढ़ेंगे आप हिंदी में तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको रियलाइज़ होगा कि ये हम कितने ही आगे चले गए हैं, कितना ब्रिटिशर्स हम लोग को छोड़ के जा चुके हैं, एंड आज वो हम लोग की कंट्री में एज अ टूरिस्ट बन के आते हैं और वाव वाव करके पिक्चर्स लेते रहते हैं। टूर गाइड उन्हें ज्ञान देता है कि इस प्लेस का ये है, इस प्लेस का ये है, लेकिन हम अभी भी यार वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करने में लगे हुए हैं। एंड देयर इज़ अ थ्योरी, मैं आपको बताती हूँ, एक थ्योरी है ओसवाल्ड स्पेंगलर की। जब मैंने उसे सोशो में पढ़ा था तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो थ्योरी यही कहती है कि वेस्टर्न वर्ल्ड तो ऑलरेडी अपने पीक पे जाके डाउनफॉल की स्टेज में है, ऐसे ही एशियन वर्ल्ड भी अपने पीक पर उठेगा, फिर वो दोबारा नीचे गिरेगा। तो इस वक्त जो इंडिया का कंडीशन है ना वेस्टर्न बनने का, जो इस वक्त जेन जी कर रहे हैं और जो भी ऐसे पर्सन है जो वेस्टर्न कल्चर को एकदम अपनाना चाह रहे हैं ना, उनके लिए सब कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड ही है। हमारा इंडिया का जो भी कल्चर ट्रेडिशन है वो सब बेकार है, वो सब में कोई ना कोई लॉजिक घुसा के उसको बेकार प्रूफ करेंगे और दूसरे कंट्री को लोग चेरिश करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये हम लोग का डाउनफॉल ही अब चालू होने वाला है। अगर हम ऐसा ही करते रहे और हम अपनी संस्कृति को प्रिजर्व नहीं रखें तो हम भी वही ओसवाल्ड स्पेंगलर की थ्योरी को सच करके दिखाएंगे कि भाई देखो पहले पीक पर आ गए, अब डाउनफॉल चल रहा है। समझ रहे हो? तो वही चीज़ है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं विद अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो अब इसमें देख लो, इस गीत में उन्होंने उनकी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध आस्था व्यक्त हुई है। अपने पिता के साथ रहते हुए यहाँ के मनोरम प्राकृतिक पर्यावरण, भारतीयों के ज्ञान गरिमा व प्रेम करुणा आदि उदात्त मानवीय भावनाओं से परिचित व प्रभावित हुई थी। इसमें किसी चंद्रगुप्त जब आप पढ़ेंगे ना तो आप एक काम करिएगा, आप लोग पहले चंद्रगुप्त के बारे में हल्का सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं देखो हम क्या होता है, क्वेश्चन फ्रेम करने का भी एक तरीका होता है। क्यों वो पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर में, तो कभी नहीं पूछेगा। तो वो क्या करेगा, वो यही करेगा, जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम क्या करेंगे, हम इस पोएम को पढ़ लेंगे, हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेंगे और फिर हम गायब हो जाएंगे वहाँ से। लेकिन ये क्या पूछेगा, अच्छा बताइए चंद्रगुप्त के बारे में 2 लाइन में बता दीजिए कि भाई चंद्रगुप्त नाटक क्या है, उसमें कौन मेन सेंटर है। तो यही सब नाम आएंगे, यही सब मेन कैरेक्टर्स पूछ लेगा। कैरेक्टर पूछ लिया तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता कैसे है। ठीक है, ओके। वह गीत में इन्हें हृदयानुभूतियों को व्यक्त करती हैं। और देखिए व्याख्या क्या होगी इसकी। कार्नोलिया क्या गाती हैं, यह हमारा देश प्राकृतिक सुषमा तथा सौंदर्य का भंडार है। इंडिया के बारे में बोल रही हैं। सूर्य की सुनहरी किरणों के कारण इसकी प्राकृतिक सुषमा बढ़ जाती है, इसकी शोभा और सुसज्जित हो जाती है, मधुमेह हो जाती है। संसार के कोने कोने से ज्ञान जिज्ञासु यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब आप यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आएंगे, आप वहाँ पे देखेंगे आपको इतने वैरायटी ऑफ लोग मिलेंगे, सारे फॉरेनर्स, सब डिफरेंट टाइप के लगते हैं देखने में। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका से ही आ रहे हैं या किसी स्पेसिफिक कंट्री से आ रहे हैं। सब जो है अफ्रीका के दिखते हैं, कुछ लोग अमेरिका टाइप लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखोगे जो इंडिया में यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये वही बोला जा रहा है कि अनेक ज्ञान जिज्ञासु क्या करते हैं, यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के राइटर्स हैं जो इंडिया में आए हैं और लैंग्वेज की स्टडी की है। तो ये भी कितना इंटरेस्टिंग है, वो भी उस वक्त। यह देश जिज्ञासुओं का सहारा देता है, क्योंकि इंडिया अपने आप में बहुत ही सबको लोगों को बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है इंडिया को एक्सप्लोर करने में। खुद एक पर्टिकुलर सिटी वाराणसी बहुत फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे ना, रील्स पे दिखते ही होंगे आप लोगों को, गंगा आरती दिख रही है, कुछ दिख रहा है। इसके अलावा भी इतना ज़्यादा है बनारस कि आप उसको एक्सप्लोर करते रह जाओगे। इसीलिए हमारे डिफरेंट एरियाज़ में जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, किसी भी एरिया में जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, हमें फॉरेनर्स दिखते हैं, क्योंकि वो हमारे कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम उनका कल्चर अपना रहे हैं। देख रहे हो, तो वही है। अब आगे बढ़ते हैं। यह देश जिज्ञासु को क्या करता है, सहारा देता है। उन्हें यहाँ अवलंब का सहज आभास होता है। कार्नोलिया भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से क्या हो गई हैं, प्रभावित हो गई हैं, भाव विभोर हो गई हैं, और क्या गीत के माध्यम से अपने भाव को क्या व्यक्त कर रही हैं। ठीक है,
यानी कार्नोलिया भारत की इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख के एकदम खो गई हैं और अपने गीतों के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। कि देश में प्रातःकालीन सूर्य वृक्षों की फुनगियों की हरियाली पर अपना लालिमा बिखेरता है। वृक्षों की शाखाओं से छनकर जब सूर्य की किरणें कमल पर अपनी कांति बिखेरती हैं तो ऐसा लगता है मानो वह पुष्प पर नृत्य कर रही हूँ और जीवन की हरियाली पर मंगलमय कुमकुम बिखेर रही हूँ। ठीक है, फिर अब तीसरी लाइन में देखिए, लघु वाली लाइन में, उस लाइन में कहा गया है कि केवल मनुष्य ही नहीं, पंक्षी भी, जो पक्षी पशु हैं वो भी इस देश से प्रेम करते हैं। इसलिए दूर दूर के विभिन्न पक्षी अपने इंद्रधनुष पंखों को पसार कर सुगंधित वायु के सहारे इस देश की ओर आ ही जाते हैं, मानो यह देश ही उनका घोंसला हो। यानी वो बता रहे हैं कि जो इंडिया है वो इस तरीके का उसका इन्वायरमेंट है, तो वो अपने पंखों को पसार कर यानी पंखे फैलाकर वो उड़ते हुए इस सुगंधित हवा के पीछे पीछे चले आते हैं इस भारत देश में, और इस भारत से वो भी प्यार करते हैं, जैसे मान लो कि यह देश ही उनका नीड हो, नीड यानी कि घोंसला। भाव यह है कि यहाँ विभिन्न देशों की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, आचार विचार वाले लोग आते हैं और आश्रय पाते हैं। तो जैसे मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि इंडिया अपने डाइवर्सिटी के लिए ही फेमस है। इंडिया में आप हर एक स्टेट में घुस जाइए, लोगों के सर पे का पहनावा है ना, कुछ लोग जो है दुपट्टा अपने शोल्डर पे रखते हैं, ठीक है, और कुछ लोग आप सर पे पगड़ी बांधते हैं, तो कुछ लोग डिफरेंट तरीके से रहते हैं। तो हमारी कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है। और कैसे डाइवर्सिटी हुई, कोई ना कोई आया होगा, अपने देश को एक्सप्लोर किया होगा, उसको भारत अच्छा लगा, यहीं बस गया, फिर दूसरा कोई आया, यहीं बस गया, और अपनी जब कोई कहीं से आता है तो अपनी कल्चर को लेकर आता है, अपनी फूड हैबिट्स को लेकर आता है, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर आता है, तो सब इसी में समझ लो मिलते जुलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पंछियों से किसकी बात की जा रही है, जो विभिन्न देशों के लोग यहाँ आते हैं और बस जाते हैं, उन आश्रयदाताओं, जो आश्रय देने वाला जो भारत है और आश्रय लेने वाले वो व्यक्ति हैं। ठीक है, कार्नोलिया भारत के लोगों की विशेषता बताती हुई कहती है, गीत के माध्यम से वो क्या कहती हैं कि यहाँ के लोग करुणा और सहानुभूति वाले हैं, यहाँ के लोगों में सिंपैथी और एम्पैथी दोनों है। हालांकि कहीं ना कहीं शहरी व्यवस्थाएं जिस तरीके से हो गई हैं, तो लोगों के अंदर एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटी आ गई है कि हमें दूसरे के घर क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है। पर आप विलेज जाके देख लो, आज भी किसी के घर में लड़ाई हो जाए, 4 विलेज वाले, 4 गांव वाले जुड़ जाते हैं, सबको घर घर में सबको पता रहता है एक तरफ से कि अरे उनके घर में ये हो गया, समझ रहे हो। और कोई चोरी हो गई तब तो बाप रे बाप, पूरा गाँव में हल्ला, समझ में आया। तो यहाँ के लोगों के अंदर करुणा है, अनुभूति है, वे अपने दुख से ही दुखी नहीं होते, दूसरों के दुखों को भी देख के इनकी आंखें नम हो जाती है। ठीक है, उनकी आंखों से निकले आंसू ही मानो भाप बनकर बादल बन जाते हैं और फिर बरसते हैं। यानी इसमें देखो किस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कि आंखों से निकले आंसू भाग बनकर बादल बन जाते हैं और फिर बारिश वर्षा होने लगती है। यह वह देश है जहाँ सागर से आने वाली लहरें किनारा पाकर शांत हो जाती हैं। तो आप जब समुद्र तट को देखते होंगे तो कैसे वेव्स ऊपर ऊपर उठती हैं, जुहू चले जाओ तो आप देखेंगे जुहू में जब ऐसे लहरें उठती हैं और लास्ट में आके एकदम शांत हो जाती हैं। जब हम बीच का जो लास्ट का किनारा होता है जिसमें सैंड होते हैं, जिसमें लोग खड़े होते हैं स्पेशली, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाती हैं, किनारा पाकर शांत हो जाती हैं। अर्थात दूसरे देशों से आने वाले व्याकुल प्राणी यहाँ आकर शांति का अनुभव करते हैं। जैसे काशी को बहुत ही ज़्यादा एक पीसफुल पूरा एक स्टेट माना गया है, आई मीन पीसफुल सिटी है वाराणसी अपने आप में ही। जो यहाँ पर आता है वो डेथ का सेलिब्रेशन है ये वाराणसी। काशी जो है इसीलिए जानी जाती है, अपने घाटों के लिए जानी जाती है। यहाँ पे डेथ सेलिब्रेट होता है। काशी में एक मुमुक्ष भवन है, वहाँ पे जाके जितने भी लोग होते हैं, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जिनको डॉक्टर बोल दिया रहता है कि अभी नहीं बचेंगे, वो उस मुमुक्ष भवन में जाके रहते हैं और अपनी अंतिम सांसें कहाँ लेना चाहते हैं, काशी में आके मरना चाहते हैं। तो हालांकि ये तो एज अ प्लेस की मैं बात कर रही हूँ, ये पूरी कंट्री को कंबाइन करके बता रही हैं कि डिफरेंट देशों के लोग यहाँ आके शांति का अनुभव करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब 80 घाट विज़िट की और 80 घाट जब मैंने देखा तो वहाँ पे एक फॉरेनर थी, ठीक है, वो प्रॉपर इंडियन सूट में थी और वो लोटा जल भरकर शंकर जी को चढ़ा रही थी और नदी से सब लोग निकल 80 घाट के जो वहाँ पे है वहाँ से सब निकल के फिर बहुत सारे शिव जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत सारा है,
बजरंग बली हैं, शिव जी हैं, तो वो पूरा जल लोटे में लेकर चढ़ा रही थी और प्रॉपर वो इंडियन अटायर में थी। समझ रहे हो? तो ये इस तरीके के यहाँ पे उन्हीं लोगों की बात की जा रही है जो जहाँ पे आके पीस उनको मिलता है। वह देश दुखियों को शांति का अनुभव कराता है, ये भारत है। प्रसाद जी कार्नोलिया के माध्यम से प्रभातकालीन प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हैं। प्रभातकालीन यानी मॉर्निंग के टाइम की जो सूर्य की किरण है, जो उस वक्त का इन्वायरमेंट है, जो लालिमा होती है, उसकी बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ प्रायः कालीन प्रकृति का वर्णन बड़ा ही मुश्किल है। जब रात भर चमकने वाले तारे मस्ती में उगने लगते हैं, तब उषा रूपी सुंदरी अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबोकर जल लाती है और सुबह बिखेरती जाती। कितना ज़्यादा इसमें किस लेवल का यूज़ किया गया, आप किस लेवल की बातें की गई हैं देखो। रात भर क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, उनमें तारे मस्ती में उगने लगते हैं, तब उषा रूपी सुंदरी अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े को, जो सूर्य की जो किरणें हैं उसको क्या करती है, आकाश उसको कुएं के समान बताया गया है, कुएं में उस डुबो कर लेकर आती है और उस सुख को बिखेर देती है, तो सुबह हो जा रही है। समझ रहे हो? जैसे हम जो मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें जब सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है तो चांद भी हल्का सा दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ही वो पूरा आएंगे सूर्य भगवान, तो वैसे ही चंद्रमा भी छुप जाएंगे, उनकी प्रकाश से वो छुप जाते हैं। लेकिन जब हल्के हल्के दिखते हैं तो दोनों एक साथ में दिखाई देते हैं। तो वो बोले जा रहे हैं कि कैसे वो जो एक उषा रूपी सुंदरी है वो अपने सुनहरे घड़े को आकाश में जाकर कुएं से डुबो कर वो लेकर आती है जल और उसको बिखेर देती है और वो सूर्य हो जाता है। जब सूर्योदय होता है तो तारे छिपने लगते हैं और चारों ओर सुखमय अनुभूति होने लगती है। कितनी डिफ़िकल्टी है इसमें, इस लेवल को आप समझिए किस तरीके से उन्होंने ये लिखा है। तो खैर हमारा ये जो 5 लाइन हमको इस बार हमारे सिलेबस में दिया गया था, अरुण या मधुमय देश हमारा, इसको लेकर आप ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको बताया है उसमें चंद्रगुप्त के बारे में एक बार मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ। चंद्रगुप्त नाटक को हल्का सा पढ़ लीजिएगा, कैरेक्टर्स डिस्कस कर लीजिएगा इस नाटक के, और इसकी विशेषता क्या है, भारत देश की विशेषताओं का वर्णन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का वर्णन है, कैसे इंडिया में लोगों को पीस मिलता है उसका वर्णन है, कैसे भारत एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे हर कोई आता है और बस जाता है, इसका वर्णन है। तो याद रखिएगा। सो गाइज दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड एंड जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ेंगे, और निराला के हम लोगों को इस बार भारतीय जय विजय करो इसको पढ़ना है और जागो फिर एक बार पढ़ना है। ये दोनों ही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।